Human digestive system. Human digestive system is made up of two main parts. वो दो मेन पार्ट्स हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि पूरा वो कैनाल लाइक अरेंजमेंट, ठीक है, ट्यूब लाइक अरेंजमेंट जहां से फूड पास करेगा, और बाकी स्ट्रक्चर्स जो कि सिक्रीशन करते हैं, दैट आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव और एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी कहे जाते हैं, क्योंकि जब आप पूरा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, पूरा ट्रैक सिस्टम पढ़ोगे और साथ में ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि हर एक ग्लैंड डाइजेशन में हेल्प तो कर रहा है, लेकिन हर एक ग्लैंड डाइजेशन नहीं कर रहा। डाइजेशन में हेल्प करना और डाइजेशन करना दोनों अलग चीजें हैं। तो कुछ ग्लैंड्स ऐसे भी हैं जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं लेकिन डाइजेशन नहीं करवाते। तो इसके लिए बच्चे इस ट्रैक को और डाइजेस्टिव ग्लैंड से अरेंजमेंट को समझने के लिए डायग्राम बनाएंगे। So this is the digestive system of human। ठीक है, वापस से मैं एक एक करके आपको पार्ट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला ये पार्ट जो है वो है बकल कैविटी, और बकल कैविटी की ओपनिंग को जो कि स्लिट लाइक है उसे माउथ कहा जाता है। माउथ इज द स्लिट लाइक ओपनिंग। उसके बाद बकल कैविटी आती है जिसे ओरल कैविटी भी कहेंगे, जहां पे टीथ है, टंग है, ठीक है। उसके बाद ये बकल कैविटी एक्सटेंड होती है कर्व पार्ट में, दैट इज फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है वो कर्व पार्ट है, दिस वन, ठीक है। और कर्व पार्ट के बाद एक 10 to 12 सेंटीमीटर की ट्यूब होगी, दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डायलेट हो जाता है इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज स्टमक। और स्टमक जो है वहां पे डाइजेशन प्रोसेस और जो है एक्सपैंड हो जाएगा। मतलब जैसे अगर डाइजेशन की बात करेंगे तो माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन माउथ में से एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की होगी, और स्टमक जो है वो नियरली हर एक न्यूट्रिएंट की के डाइजेशन प्रोसेस के लिए सिक्रीशन करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कर्व पार्ट यहां से स्टार्ट हो गया इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम है, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल वो कॉइल कर जाएगा। कॉइल करने इस रीजन में, ये हाईली कॉइल स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास दो पार्ट्स रहेंगे जो मैं आगे लेबल करूंगी, दैट इज इनिशियल जेजुनम, और लास्ट वाला टर्मिनल पार्ट है हमारे पास इलियम। और इलियम जो है फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा, उसके पहले पाउच में, दैट इज सीकम। उसके बाद ये पूरा कॉलन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, देन रेक्टम, और उसके बाद एनस। तो इस तरीके से पूरा ट्रैक जो है वो एनस में कंप्लीट होगा, और एनल ओपनिंग जो है वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट को रिमूव कर देगी, ठीक है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक में एसोसिएटेड है सेलिवरी ग्लैंड्स। सेलिवरी ग्लैंड्स माउथ के साथ, बकल कैविटी के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, वहां पर अपनी सिक्रीशन करेंगे ताकि डाइजेशन हो सके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्लैंड जो हम डील करेंगे वो स्टमक में ही है। हम उसको अलग इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि स्टमक की वॉल में ही एम्बेडेड है। थर्ड ग्लैंड जो ड्यूडेनम से एसोसिएटेड रहेगा, दैट इज लीवर, और उसके बाद ड्यूडेनम में ही पेनक्रियाज भी एसोसिएटेड है, और उसके बाद हमारे पास इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं जो कि इंटेस्टाइनल वॉल के साथ ही जुड़े होंगे आगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो एक एक करके हर पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो बच्चे इसको मार्क कर लो। तो बच्चे सबसे पहला है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। पहले पूरे ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सबसे पहला पार्ट है हमारे पास माउथ। तो द फर्स्ट पार्ट इज माउथ। जैसे मैंने मेंशन किया कि माउथ जो है इट्स अ स्लिट लाइक ओपनिंग विच इज बाउंडेड बाय लिप्स। एक स्लिट लाइक ओपनिंग है, ट्रांसवर्स स्लिट है हमारी लॉन्गिट्यूडनल बॉडी में, जो कि ओरल कैविटी को बाउंड करती है, ठीक है। और ये स्लिट जो है इट इज अगेन बाउंडेड बाय लिप्स। माउथ इज अ स्लिट, ट्रांसवर्स स्लिट है, इट्स अ स्लिट लाइक ओपनिंग
बाउंडेड बाय लिप्स। और दिस slit like opening leads to a cavity called as buccal cavity। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास buccal cavity। buccal cavity which is also known as oral cavity। now this oral cavity को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में मल्टीपल कैविटीज हैं और मल्टीपल कैविटीज की लोकेशन को और उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना जरूरी होता है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। तो बकल कैविटी के केस में हम एक्सप्लेन करते हैं कि बकल कैविटी इज बाउंडेड बाय फोर मेन स्ट्रक्चर्स दैट आर चीक्स ऑन द साइड्स, टंग, बिलो, पैलेट एक तरह का सरफेस है, रफ एंड स्मूथ सरफेस जो आपके बकल कैविटी के ऊपर होता है, जो आपको आपकी नेजल कैविटी और बकल कैविटी को सेपरेट करता है। ठीक है, पैलेट, ठीक है, टंग, चीक्स एंड लिप्स एट द फ्रंट। ठीक है, तो फोर स्ट्रक्चर्स है, इट इज बाउंडेड बाय फोर मेन स्ट्रक्चर्स। लिप्स at the front, second cheeks at the side, tongue at the floor और palate अगेन वो सरफेस जो कि आपके नेजल कैविटी को यानी कि अपर सरफेस को बकल कैविटी से सेपरेट कर रहा है। अगर आप उसको टंग से टच करके देखो, फ्रंट में वो थोड़ा सा रफ है और बैक साइड बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा और स्मूथ रहेगा। तो बच्चे वो पैलेट अरेंजमेंट है। ठीक है, पैलेट। तो आप बकल कैविटी को एक्सप्लेन करना चाहो तो आपको इन चार स्ट्रक्चर्स को यूज करना पड़ेगा। तो लिप्स एट फ्रंट, cheeks at sides, tongue at their floor, at upper side, palate। ठीक है, तो इसमें से हमें सिर्फ अभी बात करनी है टंग की, और एडिशनली जो स्ट्रक्चर हम इस ओरल कैविटी में डील करेंगे यानी कि बकल कैविटी में, वो है टीथ। ठीक है, तो टीथ और टंग ये दो स्ट्रक्चर हमें थोड़े से अंडरस्टैंड करने हैं ताकि हम समझ सके कि बकल कैविटी में वो किस तरीके से काम करते हैं और क्या फंक्शन करते हैं। तो बच्चे दिस टंग which is a sensory organ, a sensory part, और ये क्या सेंस करता है? ये सेंस करता है टेस्ट को। कोई भी डिजोल्व केमिकल्स हो, वो डिजोल्व केमिकल्स हमारा नेजल एपिथेलियम यानी कि नोज एज वेल एज टंग जो है वो आइडेंटिफाई करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो टंग जो है वो टेस्ट को एनालाइज करता है, और ये टंग जो है इट इज हाईली मस्कुलर, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसमें मस्कुलर एक्टिविटी होने की वजह से आप टंग जो है एफिशिएंटली मूव कर सकते हो। ठीक है, अब दिस इज अ यू शेप स्ट्रक्चर, यू शेप स्ट्रक्चर है। इस तरीके से सेपरेशन है इसके सेंसरी और नॉन सेंसरी पार्ट का। इसके ऊपर का पार्ट, टंग के पीछे का पार्ट, अगर आप अपने टंग को एनालाइज करो, जो आपके टंग के बैक वाला पार्ट होगा इट इज स्लाइटली इरप्टेड, मतलब आपको इस तरीके से इरप्शंस दिखेंगे। और ये बच्चे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये टॉन्सिल्स हैं, इनका काम कोई नहीं है, मतलब इनका काम जो है टेस्ट में कोई भी नहीं है, ये कोई रोल प्ले नहीं करते टेस्ट में। टेस्ट में रोल प्ले करते हैं ये नीचे वाला स्ट्रक्चर। हमारे पास ये अरेंजमेंट होता है टेस्ट बड्स का। डिफरेंट टेस्ट बड्स जो है ये इस तरीके से अरेंज रहते हैं, पूरे टंग में, जो कि एनालाइज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स को, ताकि हम सेंस कर सके कौन सी चीज कैसी है, स्वीट है, सॉर है। ठीक है, इन बीच वाले स्ट्रक्चर्स को छोड़ के ये साइड वाले स्ट्रक्चर्स जो है वो सारे टेस्टिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसको छोड़ के और ऊपर वाले छोड़ के। ठीक है, अब
ये रीजन है हमारे पास टेस्टिंग के। कभी भी आपको टेस्टिंग रीजन मार्क करवाए जाते हैं तो उसमें कभी भी मिडल पार्ट मार्क नहीं करवाया जाता, ठीक है। ये रीजन सॉर टेस्ट के लिए है, दैट वन इज फॉर बिटर टेस्ट, salty and sweet taste. These are the particular regions. और ये regions इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेस्ट बर्ड्स हैं, ये सारे ये टेस्ट बर्ड्स हैं कॉर्नर्स में, ये हेल्प कर रहा है टेस्टिंग में, ठीक है। तो टंग जो है वो टेस्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और दूसरा काम जो उसको डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करेगा, टेस्टिंग तो हमारे लिए है, वो डाइजेशन प्रोसेस में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है। बट एडिशनली ये कैसे हेल्प कर रहा है डाइजेशन में, डाइजेशन प्रोसेस में, तो जो टंग जो है इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सेलिवा विद फूड। सेलिवा जो आपके ओरल कैविटी में सिक्रीट होगा विद द हेल्प ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स, उसको फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो टंग के ये फंक्शन। नेक्स्ट, इस टेस्टिंग स्ट्रक्चर के बाद, टेस्टिंग ऑर्गन के बाद हमें बात करनी है नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो कि बकल कैविटी में प्रेजेंट रहता है, वो है टीथ। तो टीथ जो है वो मेस्टिकेटिंग स्ट्रक्चर है। टीथ जो है वो मेस्टिकेट करता है फूड को, मेस्टिकेट यानी कि च्यू करने में हेल्प करता है। और च्यू करने के लिए इन टीथ को स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, जो कि बेसिक कंपोनेंट्स उसके काफी स्ट्रॉन्ग है, जो कि हेल्प करेंगे मेस्टिकेशन में। और फर्दर ये टीथ जो है बच्चे सिर्फ मेस्टिकेटिंग में हेल्प नहीं करेगा, ये भी टंग की तरह फूड को सेलिवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो बच्चे ये है टंग का स्ट्रक्चर, मार्क कर लो इस, ठीक है। तो इस टीथ के स्ट्रक्चर में, अब टीथ यानी कि मेस्टिकेटिंग ऑर्गन में 3 रीजन्स होते हैं। सबसे पहले क्राउन, क्राउन जो आपको विजिबल होता है, दैट इज स्लाइटली पेल येलोइश पार्ट, ठीक है, जो आपको विजिबल होता है। देन नेक, नेक जो कि गम्स के साथ एडजॉइनिंग रहेगा, जो गम्स के साथ कनेक्टेड रहता है, एडजॉइन रहेगा। और लास्ट में वो पार्ट जो कंप्लीटली जॉ सॉकेट्स में एम्बेड रहेगा, दैट आर रूट्स। तो 3 रीजन्स रहे, क्राउन जो आपको विजिबल रहता है, नेक जो गम्स के साथ एडजॉइनिंग रहेगा, और बाकी पार्ट जो जॉ सॉकेट्स में, जो कि बोनी सॉकेट्स है, बोन से बने हुए सॉकेट्स, उनमें एम्बेड रहेगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में क्राउन पार्ट में जो आपको मेनली विजिबल होता है, दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, इनेमल। इनेमल जो है वो बच्चे हमारे पास कुछ तरह के सेल्स सिक्रीट करते हैं, दैट आर एमिलोब्लास्ट। वो सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली इनेमल बनाते रहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इनेमल जो है इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। और नेक्स्ट, इस इनेमल के अंदर अगर इनेमल पूरा इरोड हो जाता है तो आपको उसके इनेमल के अंदर दिखेगा एक स्ट्रक्चर, दैट इज डेंटाइन। नॉर्मली हमने टीथ का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया है, नहीं तो डेंटाइन जो है वो पूरा कवर करके रखता है और एक अंदर कैविटी बना देता है। अब ये डेंटाइन जो है वो बोन लाइक मटेरियल से बना है, वो प्रोटीन जो बोन बनाता है उसी प्रोटीन से डेंटाइन बना है। ऑसिन प्रोटीन और कैरेटिन, आपने सुना होगा 9th में ऑसिन प्रोटीन के बारे में जो बोन बनाता है, ऑसिन प्रोटीन और कैरेटिन प्रोटीन से मिलकर बना है डेंटाइन। सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये सेकेंड हार्डेस्ट है इनेमल के बाद, क्योंकि टीथ को कंटिन्यूसली फेस करना पड़ता है एक्सटर्नल मटेरियल को, फूड को, जो कि एसिडिक भी हो सकता है और कंटिन्यूस सिक्रीशन भी इसके केस में हो रही है। तो टीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्डेस्ट मटेरियल ही चाहिए थे, ठीक है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये दोनों लेयर्स, ये वाली और ये डेंटाइन है, क्योंकि पूरा ये सराउंड करके कवर करके कैविटी बनाएंगे। दैट इंटरनल कैविटी इज कॉल्ड एज पल्प कैविटी,
और ये पल्प कैविटी में हमारे पास ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। और ये ब्लड वेसल्स जो है वो सिर्फ कैविटी तक सप्लाई करते हैं, यानी कि इस डेंटाइन रीजन तक। उसके बाद इनेमल में कोई सप्लाई नहीं होता ब्लड वेसल्स और नर्व्स का, इसीलिए जब भी आपको कैविटी हो रहा होता है, जब तक इनेमल इरोड हो रहा है तब तक कुछ पता भी नहीं चलेगा, तब तक इन्फेक्शन का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। लेकिन जब ये डेंटाइन इरोड हो जाएगा तब नर्व्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, नर्व्स जो है वो सेंस करना शुरू कर देंगे और अल्टीमेटली बॉडी को पता चल जाएगा कि पीठ में कोई इन्फेक्शन हुआ है। क्योंकि जहां पे बेटा नर्व्स नहीं होती उस पार्ट में आप कुछ भी सेंस नहीं कर सकते। आपको चीजों को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए उस इंफॉर्मेशन का ब्रेन में जाना जरूरी होता है, और वो ब्रेन में जाती है नर्व्स के थ्रू। अभी इनेमल चाहे इरोड हो जाए, उसके पास इरोजन के दौरान जो है ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन नहीं गई तो हमें पता नहीं चला, ठीक है, हमें पेन फील नहीं हुआ। तो पल्प कैविटी जो है इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करो खाली स्पेस है पल्प कैविटी में, पल्प कैविटी या कोई भी बॉडी पार्ट जहां पे एम्प्टी स्पेस होता है वहां पे कनेक्टिव टिश्यू होता है। 9th में आपने पढ़ा होगा जहां पे भी खाली स्पेस होगा वहां पे कनेक्टिव टिश्यू होता है, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और इन ब्लड वेसल्स और नर्व्स को एक जगह फिक्स करके रख रहा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, रिलेट करके पढ़ेंगे बच्चे 9th और 10th का कंसेप्ट। तो इन पार्ट्स को एक्सप्लेन करूं तो वी हैव 3 रीजन्स, और वो 3 रीजन्स हैं क्राउन, नेक एंड रूट। साथ साथ में रिकॉल करो, याद है तो। क्राउन जो है इट इज द अपर विजिबल पार्ट कवर्ड बाय इनेमल। covered by enamel, enamel which is the hardest part of the body। उसके बाद सेकंड है हमारे पास नेक। नेक इज दैट पार्ट ऑफ द टीथ विच रिमेन्स एडजॉइनिंग टू गम्स, गम्स के साथ एसोसिएटेड रहता है। गम्स और जॉ में बहुत फर्क है, गम्स आर द फ्लेशी पार्ट, ठीक है, स्किन पार्ट एपिडर्मल पार्ट रहेगा, बट हमारे पास जो जॉ सॉकेट है वो बोनी स्ट्रक्चर है, बोन से बना हुआ। तो नेक रिमेन्स एडजॉइनिंग टू गम्स, and for the roots which are embedded in jaw socket। जॉ सॉकेट में एम्बेडेड रहता है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो बच्चे इस प्रोसेस होता है कि कैविटी जो है, पल्प कैविटी जो है बच्चे, वो क्या करती है, इनेमल को इरोड करके, जैसे मैंने बात की डेंटाइन से, डेंटाइन को भी इरोड कर देते हैं, जिसकी वजह से सेंसरी नर्व्स एक्टिवेट हो जाएंगे और हमें पेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये पल्प कैविटी जो है इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जिसको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, और ये बैक्टीरिया बहुत यूजफुल भी है और टीथ की कैसे बात की जाए तो बहुत हार्मफुल। तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि कर्ड फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा, लेकिन एसिडिक सिक्रीशन करने की वजह से टीथ में अगर ये हमारी ओरल कैविटी में अगर प्रेजेंट हो तो इनेमल को और डेंटाइन को ये इरोड कर सकता है। उसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया भी रोल प्ले करता है, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एसिडिक सिक्रीशन करते हैं, जो हमारे टीथ को इरोड कर सकते हैं, इसकी लाइनिंग को इरोड कर सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो इन दिस केस देयर वुड बी इरोजन ऑफ pulp cavity and enamel and dentine, जिसकी वजह से सेंसरी नर्व्स एक्टिवेट हो जाएंगे और पेन होगा। और इसके केस में प्रिवेंशन जो है वो सबसे बड़ा
सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्योर जो है, टीथ जो है या तो रिमूव किया जाता है या तो उसकी फिलिंग कर दी जाती है, पर इसका परमानेंट क्योर जो है नहीं हो सकता, क्योंकि इनेमल बनाने वाले सेल्स और डेंटाइन बनाने वाले सेल्स, ये सेल्स जो है तभी खत्म हो जाते हैं जब वो बॉडी में परमानेंट टीथ बनाते हैं। पहले आपके पास मिल्क टीथ होते हैं, उसके बाद जब परमानेंट टीथ बन जाते हैं ना, तो वो दोनों तरह के सेल्स खत्म हो जाते हैं, तो वापस से इनेमल को रीजनरेट करना और डेंटाइन को रीजनरेट करना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रिवेंशन बेटर है। तो टीथ का क्लीनिंग जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, टाइम टू टाइम होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि टूथब्रश जो है वो, अगर आप ब्रश कर रहे हो तो 2 बार ब्रश करो, क्योंकि मॉर्निंग में बैक्टीरिया की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी और रात में जो पूरे दिन में आपने खाना खाया और एसिडिक सिक्रीशन है वो भी रिमूव हो जाएगी। तो 2 बार ब्रश करने से हमारे पास बैक्टीरियल रिमूवल जो है वो हाई हो जाएगा और एसिडिक सिक्रीशन जो है वो नहीं रहेगी और टीथ को इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब पल्प कैविटी के बाद सिंपल कैविटी को, तो कैविटी के बाद अब हम बात करेंगे डेंटल फॉर्मूला की, अंडर द टर्म डेंटिशन। डेंटिशन जो है वो बच्चे टीथ के अरेंजमेंट को बताता है कि बकल कैविटी में और ओरल कैविटी में टीथ का अरेंजमेंट कैसा है। तो अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में टीथ का अरेंजमेंट कैसा है। तो डेंटिशन के केस में हम डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं, वो टर्म्स आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, और वो टर्म्स जो है वो एक्सप्लेन करती है कि टीथ का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा। पहले हमने बात की थी टीथ जो है वो जॉ सॉकेट में एम्बेडेड है, हर किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता बेटा, हर किसी के केस में टीथ जो है वो पूरा जॉ सॉकेट में एम्बेडेड नहीं होता, सिर्फ ह्यूमंस और कुछ ऑर्गेनिजम्स के केस में, जैसे कि अगर हम बात करें कुछ स्नेक्स के केस में, ह्यूमंस के केस में, ठीक है, बर्ड्स के केस में तो टीथ होते ही नहीं है, और बहुत सारे मैमल्स के केस में टीथ जो है वो जॉ सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं, फिक्स होते हैं। तो ये अरेंजमेंट स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, दूसरा, टीथ जो है वो कभी भी सिमिलर नहीं होते ह्यूमंस में। वी हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, राइट, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया, पहले तो जॉ सॉकेट में एम्बेडेड है, दूसरा ये टीथ जो है वो डिसिमिलर है, सिमिलैरिटी नहीं है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है। और तीसरा, टीथ जो है ह्यूमंस के केस में 2 बार इरप्ट होते हैं। तो ह्यूमन डेंटिशन की बात करें तो ह्यूमन डेंटिशन जो है वो कुछ पर्टिकुलर चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, which are embedded in jaw socket और इसके बाद ये टीथ जो है दे इरप्ट 2 times in a life। पहले मिल्क टीथ होते हैं जो ब्रेक हो जाते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है, उसके बाद इनेमल सिक्रीटिंग और डेंटाइन सिक्रीटिंग सेल्स जो है खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फर्दर इरप्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये है हमारे पास टीथ का अरेंजमेंट जो कि मेस्टिकेटिंग ऑर्गन है। तो बच्चे नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स। Pharynx is the curved part of buccal digestive tract। ये कर्व पार्ट जो आ रहा है इस केस में, ये कर्व पार्ट जो है ये फेरिंग्स है बेटा, बट इसके केस में हम ये 2 चैनल्स दिखा रहे हैं जो कि इस फेरिंग्स में ओपन हो रहा है। तो बच्चे जिसमें से ये वाला पार्ट तो ओरल कैविटी है, नीचे वाला पार्ट, बट अपर वाला पार्ट जो है वो इस तरीके से होता है एक्सटेंड, और ये है नेजल कैविटी। तो नेजल चैम्बर जो है वो भी फेरिंग्स में ओपन हो रहा है और ओरल कैविटी जो है वो भी फेरिंग्स में ओपन हो रही है। तो फेरिंग्स इज द कर्व्ड पार्ट after oral cavity and it opens into esophagus
ईसोफेगस के साथ साथ ये ओपन होता है विंड पाइप में, कॉल्ड एज ट्रैकिया। ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप और ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। तो ट्रैकिया कहाँ पे है? यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ट्रैकिया की ओपनिंग फेरिंग से ही होती है और वो एक्सटेंड होती है आगे की तरफ, यानी कि हमारे फ्रंट साइड जो है वो ट्रैकिया है, उसके बैक साइड ईसोफेगस है। तो ये आया पार्ट फेरिंग्स, ये आया ट्रैकिया फ्रंट वाला जो वेंट्रल रीजन में होगा, और ये आया ईसोफेगस। तो इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है। तो तभी हम जो है, अगर हम नोज ब्लॉक, हमारा नोज ब्लॉक है या हम उसको क्लोज कर रहे हैं, तो उस केस में हम माउथ से भी ब्रीथ कर सकते हैं। एयर पैसेज जो है वो माउथ से भी हो सकता है, और फेरिंग्स जो है उसे पास आउट कर देता है टुवर्ड्स ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। और खाना खाते समय जो है वो बोलने से मना किया जाता है, वो इसीलिए क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं तो हमारी विंड पाइप ओपन रहेगी, वो क्लोज नहीं होगी। नॉर्मली इस विंड पाइप के ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जब हम खाना खा रहे होते हैं, स्वेलो कर रहे होते हैं, तो इमीडिएटली बंद हो जाता है। पर अगर हम बात कर रहे हैं और साथ में खाना खा रहे हैं, तो खाना जो है वो ट्रैकिया में जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर जो है बोलने की वजह से बंद नहीं होगा, हमारा ट्रैकिया जो है वो काम कर रहा है। तो कभी भी कोशिश करना, स्वेलो करते समय जो है बोलने की कोशिश करो, आप कभी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपका फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर क्लोज कर देगा आपकी ट्रैकिया को। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रैकिया जो है और ईसोफेगस जो है वो एक कॉमन पैसेज से कनेक्ट होते हैं, यानी कि फेरिंग्स से। ठीक है, और फेरिंग्स जो है वो कोई भी डाइजेशन नहीं करता है। फेरिंग्स पार्ट में डाइजेशन जो है वो नॉर्मली नहीं होती, क्योंकि उसके पास कोई भी एडिशनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं है। माउथ में होगी क्योंकि वहां पे हमने सेलिवरी ग्लैंड्स की बात की है। और नेक्स्ट पार्ट जो फेरिंग्स के बाद है, हमें सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की भी बात करनी है, तो हमारे पास ईसोफेगस है। तो ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप। ईसोफेगस फूड पाइप, जैसे मैंने कहा, इट्स 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, और इसका काम है फूड को स्टमक की तरफ लेके जाना। ठीक है, तो इट कंडक्ट्स फूड टू स्टमक। ठीक है, अब ये फूड को कैसे कंडक्ट करता है, क्योंकि बच्चे अगर आप अपनी बॉडी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को देखो, जो भी पैसेजेस है, वो पैसेजेस जो है वो बहुत ज्यादा छोटे पैसेजेस होते हैं, और उसमें म्यूकस की लाइनिंग होती है, एक विस्कस लाइनिंग, जहां से किसी भी चीज को, चाहे वो फ्लूइड पार्ट हो, उसे पास होने में टाइम लगेगा। तो फूड को कंडक्ट करने के लिए इसीलिए ईसोफेगस, जो कि अंदर से म्यूकस लाइन है, वो स्पेशल तरह की मूवमेंट करता है, जो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शंस होती है, उसे पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। तो बच्चे, इट कंडक्ट्स फूड टू स्टमक थ्रू वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। तो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शंस की हेल्प से करता है, कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। और पेरिस्टाल्सिस किस तरीके से होता है? नॉर्मली ईसोफेगस है, ठीक है। अब इस ईसोफेगस में फूड जो है वो यहाँ पे एंटर किया, इस पर्टिकुलर पार्ट में, इनिशियल पार्ट में एंटर किया। तो इनिशियल पार्ट में एंटर करने की वजह से ईसोफेगस ने क्या किया? डायलेट कर दिया, लाइक दिस। उसमें डायलेशन आ जाता है फूड की एंट्री की वजह से, ये। और क्या करेगा ईसोफेगस का जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना, फूड को नीचे की तरफ मूव करवाने के लिए ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला, और फूड जो है ऊपर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये फूड नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पे, और यहाँ पे फूड को और नीचे मूव करवाना है आगे की तरफ, तो कॉन्ट्रैक्शन एग्जैक्टली यहाँ पे होगी। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से होती है, पहले अपर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, देन लोअर पार्ट, अपर लोअर, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होती जाएगी, और अल्टीमेटली फूड जो है वो नीचे की तरफ आता जाएगा।
So this wave-like contraction is called as peristalsis. This. और इस तरीके से मूव करते हुए फूड जो है वो पहुंच जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज स्टमक. Now this is the structure of stomach. Excuse me, mom. Mom, what's the last line written in the esophagus? It's through wave-like contraction called as peristalsis. Through wave-like contractions called as peristalsis. Fine, beta? Okay. Now, the structure, the most dilated part of the digestive tract. ठीक है, ये है stomach, जो next part है. तो stomach जो है, it's a J-shaped organ. ये J-shaped organ है और इसका काम है फूड को स्टोर करना. It stores and digests food. फूड को स्टोर करता है और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ये अपर पार्ट जो आपको दिख रहा है, हियर इज ईसोफेगस. ये ईसोफेगस जो है वो ओपन हो रहा है स्टमक में, लेकिन स्टमक जो है ना, जब इसमें फूड स्टोर होता है ना बेटा, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है ताकि फूड जो है वो चर्न हो जाए. ठीक है, बिल्कुल स्लरी बन जाए, इवन सी स्लरी. तो उस फूड को चर्न करते समय कुछ फूड जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है. उसके बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे कुछ मस्कुलर गेटवेज होते हैं जिसे स्फिंक्टर्स कहा जाता है. वेल्स आर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, वेल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है. जब वेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ओपनिंग जो है वो ओपन हो जाती है. बट स्फिंक्टर जो है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दीज आर लाइक गेटवे लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस. ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ओपनिंग जो है वो क्लोज हो जाएगी. ठीक है, रिलैक्स करेंगे, ओपनिंग ओपन हो जाएगी. तो जब फूड स्टमक के केस में होता है, ये स्फिंक्टर्स यानी कि गेटवे लाइक स्ट्रक्चर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ओपनिंग को क्लोज कर देते हैं. ठीक है, स्टमक और इसोफेगस के बीच की ओपनिंग को क्लोज कर देते हैं ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो. तो दिस स्फिंक्टर इज कॉल्ड एज गैस्ट्रो फॉर गैस्ट्रिक एरिया यानी कि स्टमक, esophageal sphincter, gastroesophageal sphincter. ठीक है, उसके बाद ये आया स्टमक का पार्ट. ये डोम शेप पार्ट होता है जहां पे जब फूड के डाइजेशन के दौरान कोई भी गैसेस रिलीज होती है तो वो इस डोम शेप पार्ट में कम्युलेट होता है. इसका बॉडी पार्ट जहां पे पूरी एक्शन होगा, और अल्टीमेटली ये पार्ट जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन है फर्दर स्टार्ट होने वाला है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक पार्ट. तो ये पार्ट जो है, दिस पार्ट इज ड्यूडेनम. अब बच्चे, हमने फूड के बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे स्फिंक्टर देखा, पर यहाँ पे फूड के पैसेज को रेगुलेट करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए. स्टमक इतना लार्ज और ड्यूडेनम इतना सा, तो हम जितना फूड स्टमक में आया तो सारा का सारा फूड हम ड्यूडेनम में पास कर दें. पॉसिबिलिटी है फर्दर उसके डाइजेशन की. डाइजेशन तो होगा बट उतना इवन नहीं होगा, उतना अच्छे से नहीं होगा. अगर थोड़ा थोड़ा फूड यहाँ से रेगुलेट करके जा रहा है तो पहले उसकी डाइजेशन होगी, देन नेक्स्ट स्लॉट की होगी, देन नेक्स्ट स्लॉट की होगी, इसी तरीके से डाइजेशन होता जाएगा. तो इसीलिए फर्दर फूड के मूवमेंट को टुवर्ड्स द ड्यूडेनम कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, हियर वी हैव अनदर स्फिंक्टर कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर. ठीक है, तो ये है हमारे पास स्टमक का स्ट्रक्चर. ठीक है, नेक्स्ट स्टमक के बाद आ गया हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ड्यूडेनम जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो हमने यहाँ देखा, और फर्दर हमने लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखा था, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. So small intestine is the longest part
और स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक है, तो बच्चे इसके केस में अगर आप देखोगे नियरली 4 to 5 मीटर्स का लेंथ भी होगा इस स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट तो ये खुद जो सी शेप्ड है, दैट इज ड्यूडेनम। बाकी जो पूरा कॉइल्ड पार्ट था लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, उसमें से इनिशियल पार्ट को जेजुनम कहा जाता है, लास्ट पार्ट को जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा उसे इलियम कहा जाता है। So we have 3 particular regions in case of small intestine: the duodenum, jejunum, and ileum. Jejunum and ileum. ये 3 पार्ट्स हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है जहां पे फाइनल डाइजेशन होती है फूड की। तो बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स किए। ड्यूडेनम जो सबसे पहला पार्ट है, और ड्यूडेनम वो पार्ट है जिसके साथ लीवर और पेंक्रियास एसोसिएटेड रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जेजुनम था, देन इलियम था। जेजुनम और इलियम को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास बहुत फीचर्स हैं, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है विलाय का होना। विलाय का अरेंजमेंट कैसा है, अब विलाय क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स है इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे बता रही हूं कि इट इज द साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। फाइनल डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है फूड की। मतलब फूड को जो फाइनली डाइजेस्ट करना है पूरे ट्रैक्ट से जब होते हुए आ रहा है, तो माउथ, स्टमक, ठीक है, देन फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फाइनल डाइजेशन होगी फूड की। और जब अब फाइनल डाइजेशन हो गया है, न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो गए, तो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो इस केस में इंटेस्टाइन ही एब्जॉर्प्शन साइट की तरह भी काम करता है और उन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में भेज देता है। तो इट्स अ साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड एंड as well as absorption site। ये एब्जॉर्प्शन में भी काम करता है, एब्जॉर्प्शन में भी रोल प्ले करता है, क्योंकि जब न्यूट्रिएंट्स सारे रिलीज हो गए तो न्यूट्रिएंट्स का इस साइट में एब्जॉर्ब हो जाना जरूरी है। और मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ स्पेसिफिकली फॉर न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वाटर। तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होगा, बट न्यूट्रिएंट्स लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। न्यूट्रिएंट्स के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को ध्यान से सुनेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था ना, पाउच्ड अरेंजमेंट था, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर था लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसमें यहाँ पे लास्ट में इलियम ज्वाइन कर रहा था। इलियम ने यहाँ पे ओपन किया लार्ज इंटेस्टाइन में, ओपन हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में, और इलियम से जब वो फूड जो यहाँ पे एंटर करेगा, अब उसको फूड नहीं कहेंगे, उसे अनडाइजेस्टेड वेस्ट कहेंगे, क्योंकि जितनी डाइजेशन होनी थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगी, और स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फर्दर डाइजेशन प्रोसेस कोई नहीं होने वाला। तो अब इसमें आएगा सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन में पार्ट सीकम। सीकम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट हो रहा है, हमने लास्ट डायग्राम में मेंशन किया था, हियर इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि वेस्टिजियल है, अब कोई फंक्शन नहीं करता ह्यूमन बॉडी में। तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर में सबसे पहले अनडाइजेस्टेड वेस्ट जाएगा, और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। रिकॉल करके देखो, याद रहेगा,
कि हमारे पास हमने बात की थी सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में, उसमें हमने इकोलाई की बात की थी। इकोलाई जो है वो इंटेस्टाइन के साथ, इंटेस्टाइन में रहता है ह्यूमन में, और उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में विटामिन बनाकर देता है। तो वो बैक्टीरिया जो है वो सीकम में रहते हैं। तो दिस सीकम कंटेन्स सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यानी कि इकोलाई। तो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट यहाँ पे गया, बैक्टीरिया ने टेकअप किया, साइमल्टेनियसली उसे यूटिलाइज किया और विटामिन रिलीज किए। अब वही विटामिन इस लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गए, बाकी सिर्फ वाटर होगा। और वाटर के लिए ये पूरा लंबा पार्ट है, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कॉलन। लेकिन ठीक है बेटा, बस खत्म कर रहे हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट असेंडिंग है, यहाँ से ट्रांसवर्सली अनडाइजेस्टेड वेस्ट जाएगा, यहाँ से डिसेंडिंग वे में, देन यहाँ पे सिग्मोइड। तो असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, बस पार्ट देख लो बच्चे, फिर मैं कंपाइल कर रही हूँ इसको। डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मोइड कॉलन। इट्स अ साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। अल्टीमेटली रेक्टम रहेगा जो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करेगा, यानी कि इट स्टोर्स फीकल मैटर, एंड अल्टीमेटली एनस व्हिच रिमूव्स फीकल मैटर, यानी कि इजेशन में हेल्प करेगा। दैट्स इट फॉर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।